नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ फर्स्ट लुक बिहार में, जहाँ हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और विधानसभा चुनाव में जो हमारे मुज़फ़्फ़रपुर विधानसभा क्षेत्र में जो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम आपको संभावित प्रत्याशी, वहाँ का अभी तक का जो विधानसभा चुनावी इतिहास रहा है, इसकी जानकारी हम आपको देते आए हैं। लगभग मुज़फ़्फ़रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, उनको हमने कवर कर लिया है। एक है सकरा, जो सकरा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या आता है 92। तो ये आज हम सकरा के ऊपर बातचीत करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, और साथ में उपस्थित हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। और सबसे पहले सकरा के बारे में हम जानते हैं, तो हम जैसा कि जानते हैं कि हर एक क्षेत्र जब शुरुआत में हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर कुछ त्रुटियां थी, जिसको धीरे धीरे सुधारा गया। इस वजह से कई विधानसभा क्षेत्र जो हैं उनमें कुछ परिवर्तन आते रहे। तो क्या रहा अभी तक का इतिहास, इसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी आपको जानकारी देंगे। देखिए, सकरा का एक अलग महत्व है। सकरा पहले चुनाव में सकरा मुजफ्फरपुर कम सकरा के नाम से था। सकरा का इतिहास यह है कि सकरा में 2 बार सामान्य और सुरक्षित दोनों सीट रहा। एक बार पूर्ण सुरक्षित हो गया, उसके बाद से लगातार फिर सुरक्षित सीट आ रहा है। तो आपको हम पहले बता दें, 1951 में जो सकरा था तो उसमें महेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और उन्होंने चक्रधर साहू को चुनाव हराया था। फिर सकरा में सुरक्षित भी था। जो सकरा सुरक्षित से शिवनंदन राम कांग्रेस से चुनाव लड़े और उन्होंने राम ललित महतो को, जो एसपी उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित किया था। अब आ जाते हैं हम 1957 में। 1957 में कपिलदेव नारायण सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी हुए और उन्होंने शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को चुनाव हराया था। उसमें सुरक्षित जो सीट था उसमें राम गुलाम चौधरी कांग्रेस से उम्मीदवार बने और उन्होंने बच्चू लाल महतो को चुनाव हराया था, जो पीएसपी के उम्मीदवार थे। 1962 में यह सीट सामान्य हो गया, जिसमें फिर से महेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार बने और उन्होंने मंजर लाल, जो पीएसपी के उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित किया था। और तीसरे स्थान पर तेजनारायण महतो, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, वो रहे थे। इसके बाद 1967 में यह पूर्ण रूप से सीट सुरक्षित हो गया, वहाँ से सामान्य हट गया। उसमें नेवालाल महतो एसएसपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सी राम को पराजित किया था। अब हम आते हैं 1969 में। 1969 में फिर से सकरा से नेवालाल महतो कांग्रेस के उम्मीदवार बने और उन्होंने फकीरचंद राम, जो बीजेएस के उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित किया था। इसके बाद 1972 में हीरा लाल पासवान एसओपी से प्रत्याशी हुए और उन्होंने नेवालाल महतो, जो कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे, उन्हें पराजित किया था। उस समय गंगा पासवान बीजेएस से चुनाव लड़े, जो तीसरे स्थान पर थे। बीना देवी एनसीओ से चौथे स्थान पर रही और फकीरचंद राम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और 5वें स्थान पर रहे। 1977 में जेपी लहर की बात है। 1977 के जेपी लहर में जनता पार्टी से शिवनंदन राम जैसे चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी फकीरचंद राम को पराजित किया था। उस समय शीतल राम इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, जो तीसरे स्थान पर रहे। फिर 1980 में फकीरचंद राम कांग्रेस आई से उम्मीदवार बने और उन्होंने पलटर राम, जो जनता पार्टी एससी के उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित किया था। 1985 में शिवनंदन पासवान एलकेडी से उम्मीदवार बने और उन्होंने अर्जुन कुमार को पराजित किया था, जो अर्जुन कुमार इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। 1990 में कमल पासवान जनता दल से उम्मीदवार बने और उन्होंने बिलट पासवान, जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित किया था। उस समय सूखा पासवान, जो बीजेपी से उम्मीदवार बने थे, वो तीसरे स्थान पर रहे थे। और चौथे स्थान पर श्याम कल्याण पासवान, जो एक बार सकरा के प्रखंड प्रमुख बने थे, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जो चौथे स्थान पर रहे थे। फिर 1995 में कमल पासवान जनता पार्टी से उम्मीदवार बने और उन्होंने बिलट पासवान, जो जेएनसी के उम्मीदवार थे, उन्हें पराजित किया था।
और उस समय सुरेश कुमार एसजेपी के उम्मीदवार थे जो तीसरे स्थान पर थे, और रामश्रेष्ठ पासवान बीजेपी के उम्मीदवार थे जो चौथे स्थान पर रहे। वर्ष 2000 में शीतल राम आरजेडी से उम्मीदवार बने और उन्होंने बीलट पासवान जो जनता दल यू के प्रत्याशी थे उन्हें पराजित किया था। उस समय उमेश राम कांग्रेस के उम्मीदवार हुए जो तीसरे स्थान पर थे, और सुरेश चंचल जो बाद में विधायक बने, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, वे चौथे स्थान पर रहे थे। वर्ष 2005 के फरवरी माह में फिर से बीलट पासवान जनता दल यू से उम्मीदवार बने और उन्होंने डॉक्टर शीतल राम जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। और उस समय जो कमल पासवान विधायक थे वे एलजेपी से चुनाव लड़े और तीसरे स्थान पर चले गए। वर्ष 2005 के अक्टूबर में भी बीलट पासवान जेडीयू के प्रत्याशी बने और उन्होंने राजद के लालबाबू राम को पराजित किया। उस समय सुरेश चंचल एलजेपी से उम्मीदवार हुए, वे तीसरे स्थान पर गए। वर्ष 2010 में सुरेश चंचल फिर से जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में सामने आए और उन्होंने लालबाबू राम जो आरजेडी के प्रत्याशी थे उन्हें पराजित किया। उस समय भी उमेश राम कांग्रेस से प्रत्याशी थे जो तीसरे स्थान पर रहे, और बीलट पासवान जो विधायक थे वो चौथे स्थान पर चले गए, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। वर्ष 2015 में लालबाबू राम आरजेडी से चुनाव लड़े और उन्होंने अर्जुन राम जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्हें पराजित किया था। लालबाबू राम को 75,010 वोट आया, जबकि अर्जुन राम को जो बीजेपी उम्मीदवार थे उन्हें 61,998 वोट आया। उस समय जदयू बीजेपी से अलग था और राजद के साथ हो गया था। उस समय सच्चिदानंद सुमन एनडीए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लड़े जो तीसरे स्थान पर रहे, और नोटा चौथे स्थान पर नोटा रहा। नोटा को 4,805 वोट आया था। अब हम आते हैं 2020 के चुनाव में। 2020 में अशोक चौधरी वहाँ से जदयू के प्रत्याशी बने जो कांटी के रहने वाले हैं, और कांटी से विधायक थे, इंडिपेंडेंट विधायक बने थे कांटी से। वे लड़ गए जेडीयू के टिकट पर सकरा से जा कर के, और उन्होंने उमेश कुमार राम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 1537 वोट से पराजित किया था। अशोक कुमार चौधरी को 67,265 वोट आया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार उमेश कुमार राम को 65,728 वोट आया था। उस समय संजय पासवान एलजेपी से उम्मीदवार बने थे, उन्हें 13,528 वोट आया, और नोटा चौथा स्थान पर था जिसे नोटा को 4,392 वोट आया था। उस समय गीता देवी जो रमई राम की पुत्री थी वो भी जाकर के वहाँ से बीएसपी से चुनाव लड़ गई थी, जो वे 9वें स्थान पर रही थी। यह 1951 से अब तक का और 2020 तक का आंकड़ा है। तो ये था अब तक का जो वहाँ का विधानसभा चुनावी इतिहास है इसके बारे में। और ये जो अभी जितने भी कैंडिडेट्स का अभी आपने नाम सुना जो अभी तक विधायक बने हैं इन क्षेत्रों से और जो उनके कॉम्पिटिटर रहे, इनका एक विश्लेषण करेंगे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। देखिए, ऐसा है कि सकरा एक सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, और जब ये सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं था उस समय वहाँ से बिहार के दिग्गज नेता महेश प्रसाद सिंह जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य थे, वो 1962 में चुनाव जीते थे। और उसके पहले वो डुअल कंस्टिट्यूंसी था जिसमें कि शेड्यूल कास्ट के लोग भी लड़ते थे और जनरल भी लड़ते थे। उसमें भी एक बार कपिल देव नारायण सिन्हा और एक बार महेश बाबू चुनाव जीत चुके थे। लेकिन आप देखेंगे गौर से कि 1967 से ये सीट रिजर्व हो गया है। अगर कांग्रेस की बात हम लोग करें तो एक बार 1980 में जो चुनाव हुआ था उसमें यहाँ पर भी मध्यावधि चुनाव हुआ था। जनता पार्टी जो बनी थी उसकी सरकार चली गई थी, और 80 में जो चुनाव हुए थे उसमें एक तरह से फिर से लोग इंदिरा कांग्रेस की तरफ झुकाव हो गया था, तो फकीर चंद राम कांग्रेस से जीते थे। तो सिर्फ एक अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस वहाँ से चुनाव नहीं जीती है। अब अगर हम लोग सकरा के जातिगत समीकरण को देखें तो जिस समय डुअल कंस्टिट्यूंसी थी उस समय जो 2 चुनाव हुए हैं उसमें भूमिहार जाति से जीतने वाले लोग जीते हैं और फिर दलित समाज से जीते हैं।
और 1962 में भूमिहार समाज का ही कोई आदमी जीता है। लेकिन जब से ये 1967 से ये सीट रिजर्व हो गया, उसके बाद अगर आप देखें तो पासी समाज के लोग 4 बार वहाँ से चुनाव जीते हैं। अभी जो वर्तमान वहाँ के विधायक हैं वो भी पासी समाज से ही आते हैं, जिनका नाम अशोक कुमार चौधरी है। फिर पासवान समाज वहाँ ज़्यादा बार चुनाव जीता है और करीब करीब पासवान समाज वहाँ 8 बार चुनाव जीता है। और जो चर्मकार या राम समाज है उसमें वो लोग जो है सो 5 बार वहाँ चुनाव जीते हैं। तो करीब करीब ये जातिगत आंकड़ा इसी तरह से आता है, ये डोमिनेट करते हैं वहाँ पासवान और चर्मकार जो हैं वो रविदास जिनको कह सकते हैं आप, वो डोमिनेट करते हैं। तो ये करीब करीब जो चुनाव अभी तक हुए हैं उसका ये एक एनालिसिस है। अब इस बार जो पिछले बार जो चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन ने 2020 में ये सीट आरजेडी ने छोड़ दिया, जबकि आरजेडी उस सीट पर कई बार चुनाव जीत चुकी थी और आरजेडी ने उसको कांग्रेस को दे दिया। और कांग्रेस से उमेश राम चुनाव लड़े और उमेश राम बहुत कम वोटों से 2020 का चुनाव हार गए हैं। और 2020 में वहाँ जदयू के अशोक चौधरी, जो उसके पहले कांटी से निर्दलीय चुनाव जीत चुके थे, और कांटी जो था सो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, तो एक उनका अशोक चौधरी को ये भी ये है कि वो एक जनरल सीट से दलित समाज का कोई व्यक्ति और वो भी निर्दलीय चुनाव जीता है। तो शायद उसी के कारण इनकी नीतीश कुमार जी के यहाँ से आना जाना इनका बढ़ा और जदयू ने इनको सकरा से टिकट दिया और सकरा से ये चुनाव जीते भी, हालांकि बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब क्या स्थिति है, कौन कौन से लोग संभावित उम्मीदवार आ रहे हैं। तो नेचुरली सीटिंग गेटिंग के आधार पर अशोक चौधरी को टिकट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी काफ़ी बीमार हैं और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और अपनी जगह अपने पुत्र आदित्य कुमार चौधरी को वो चाहते हैं कि जदयू का टिकट उनको मिले और उसके लिए वो प्रयत्नशील भी हैं। आदित्य कुमार चौधरी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। पिता के जगह पर लगभग पिता के कमान को उन्होंने संभाल लिया है और जो लोगों का जो क्षेत्र के लोगों का जो काम वगैरह होता है वो अब मिलना जुलना से लेके काम कराने तक का भार जो है वो आदित्य चौधरी को ही है। तो इसलिए अगर सीटिंग गेटिंग के आधार पर होगा तो निश्चित रूप से इनका पलड़ा जेडीयू अगर को सीट रह जाता है तो इनका पलड़ा भारी लगता है। उसके बाद फिर एक नाम और आता है संजय पासवान जी का। ये संजय पासवान जी जो हैं वो बिलट पासवान जो 2 बार चुनाव सकरा विधानसभा क्षेत्र से जीत चुके हैं उनके पुत्र हैं और ये जिला जेडीयू के उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं और ये प्रदेश के जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य हैं। तो नेचुरली इनकी लीगेसी भी है कि ये बिलट पासवान के पुत्र हैं, तो वो लीगेसी भी है और इस तरह से क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और इनको उम्मीद है कि जेडीयू उनको भी टिकट दे सकती है। तीसरा नाम जो जेडीयू से ही है वो अनिल राम का है, जो सकरा के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और इनकी मां मुखिया भी रही हुई हैं और अपने प्रमुख काल में इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काफ़ी आवाज़ बुलंद किया है और कहा जाता है कि एक 200 रुपया एक कर्मचारी कोई सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर जब ले रहा था तो उसको उन्होंने पकड़वाने में मदद की थी। तो इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई रही है। और स्कूल में पहले खेल की घंटी हुआ करती थी, लेकिन वो खेल की घंटी इधर आने वाले दिनों में बंद हो गई थी। तो अपने जो प्रमुख थे तो इन्होंने फिर से वहाँ पर खेल की घंटी का प्रारंभ कराया था। फिर एक चौथा नाम भी जेडीयू से आता है, वो अशोक चौधरी का आता है। तो ये अशोक चौधरी भी पासी समाज से आते हैं और ये वो विधायक नहीं हैं, ये दूसरे अशोक चौधरी हैं और ये नीतीश कुमार से समता पार्टी के समय से ही जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब पार्टी बनी थी तो उस समय समता पार्टी नीतीश कुमार ने निर्माण किया था, तो उसी समय से बनी हुई है। और ये जेडीयू के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं और बिसूत्री के अध्यक्ष भी ये रहे हुए हैं। तो इस तरह से जेडीयू के जो संभावित उम्मीदवार हैं
वो यही लोग हैं। अब हम लोग बीजेपी पर आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2015 में अर्जुन राम को बीजेपी ने टिकट दिया था, तो अर्जुन राम फिर इस बार भी क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि ये सीट जो है भाजपा अपने पास रखेगी और भाजपा के उम्मीदवार हम ही होंगे, क्योंकि हम 2015 में भाजपा ने हमको दिया था और हमने बहुत अच्छा फाइट वहाँ दिया था। लगभग 2015 में इनको 61,000 वोट आया था, हालांकि ये चुनाव हार गए थे। तो अर्जुन राम लगातार अपने क्षेत्र में भी बने रहते हैं और जिला के भाजपा के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और साथ साथ दूसरे ज़िले में भी जाकर भाजपा का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर दूसरा नाम है सचिन कुमार उर्फ सचिन राम का। तो सचिन राम जो है सो उनका बैकग्राउंड बहुत ही एक गरीब परिवार से वो निकले हुए हैं, चरमकार समाज से आते हैं और गरीब परिस्थितियों में ये आगे बढ़े हैं। इनके पिताजी रिक्शा चालक थे और फिर ये दिल्ली चले गए और दिल्ली जाके वहाँ उन्होंने प्रेस वगैरह में काम किया और अब एक अपने गांव में ही एक प्रिंटिंग प्रेस ये चलाते हैं और उसके साथ साथ जनता के बीच में रहते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और लगभग 36,000 दलितों से संपर्क करके इन्होंने 11,000 दलितों को भाजपा की सदस्यता दिलाई है और इसके साथ साथ लगभग 33 लाख रुपया जब जो राम मंदिर का निर्माण जो अयोध्या में हो रहा था उसमें इन्होंने 33 लाख रुपया माने इनके माध्यम से वसूल होके मंदिर के निर्माण के लिए गया है। तो इस तरह से इनका एक दावा, ज़बरदस्त दावा है और ये चाहते हैं कि हम चुनाव में भाजपा हमको देगी। जैसा कि कांग्रेस से उमेश कुमार राम हैं जो पिछला चुनाव बहुत ही कम वोट से ये चुनाव हार गए हैं और जैसा कि मैंने बताया है कि ये फ़कीरचंद राम के पुत्र हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए अर्जुन राम जो है वो फ़कीरचंद राम के दामाद हैं और ये उमेश कुमार राम जो है वो फ़कीरचंद राम के पुत्र हैं। फ़कीरचंद राम दो बार वहाँ से फ़कीरचंद राम एक बार वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। फिर नाम आता है सुरेश चंचल जी का, जो सुरेश चंचल वहाँ से विधायक रह चुके हैं और सुरेश चंचल 2000 जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए तो वो भाजपा के साथ चले गए थे और उनको उम्मीद थी कि 2015 के चुनाव में भाजपा उनको टिकट देगी, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट न देकर अर्जुन राम को टिकट दे दिया, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। और इस बार वो जब उन्होंने देखा कि अब भाजपा में मेरी कोई गुंजाइश नहीं है तो वो जन स्वराज में चले गए थे। लेकिन जन स्वराज की में भी लगा उनको, जैसे कि लगा उनको कि भाई जन स्वराज में भी शायद हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो इधर आके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो एक तरह से कांग्रेस के वहाँ दो संभावित उम्मीदवार बन गए हैं, एक तो उमेश कुमार राम हैं और दूसरे सुरेश चंचल हैं। राजद से जो एक बार के विधायक रह चुके लाल बाबू राम, वो फिर से उनका है कि साहब चूँकि वहाँ कांग्रेस बराबर हार रही है, कांग्रेस जीती नहीं है, इसलिए इस बार उनका मानना है कि आरजेडी वो सीट सकरा का अपने पास रखेगी और आरजेडी जब अपने पास सीट रखेगी तो वो लाल बाबू राम जो हैं उसके प्रबल दावेदार हैं और इकलौते दावेदार हैं। अब जन स्वराज की बात आती है तो जन स्वराज में भी वहाँ एक ही उम्मीदवार अभी महिला उम्मीदवार हैं, रेणु पासवान। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि रेणु पासवान एक दलित चेहरा हैं, पासवान समाज से आती हैं और उनकी पढ़ाई दिल्ली वगैरह में हुई है। वो फराटेदार अंग्रेजी हिंदी सब बोलती हैं और वो शिवनंदन पासवान की नतनी लगती हैं। शिवनंदन पासवान के जो भाई थे उनकी अपनी नातिन हैं वो, और तेजस्विनी भारत नाम से वो एक एनजीओ भी चलाती हैं और उसी एनजीओ के माध्यम से उन्होंने दलितों के बीच में बहुत सारा काम किया है। उनको राष्ट्रपति वगैरह के यहाँ भी जाने और राष्ट्रपति से भी पुरस्कृत होने का मौका मिला है। तो इस तरह से सकरा से रेणु पासवान जन स्वराज की इकलौती उम्मीदवार हैं। तो करीब करीब जो अभी तक जो संभावित उम्मीदवार सकरा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के लिए हैं उनको हम लोगों ने दिया। हो सकता है कि इसमें कुछ और नाम जुड़े जिनकी चर्चा हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। तो ये हो गए कि जो अभी संभावित प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों के,
और क्या क्या इनकी विशेषता रही है, इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या रहा है, इन तमाम जानकारियों के बाद अब चलते हैं जातीय समीकरण जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी की तरफ। जी, सकरा का जहाँ तक जातीय समीकरण का सवाल है तो इसमें जो हम लोगों के पास अनुमानित जातीय आंकड़ा है उसमें भूमिहार जाति की संख्या 32 से 35 हज़ार है, राजपूत जाति की संख्या 8 से 9 हज़ार है, ब्राह्मण जाति की संख्या 10 से 12 हज़ार है, कुशवाहा जाति की संख्या 30 से 32 हज़ार बताया जा रहा है, कुर्मी जाति की संख्या भी 15 से 18 हज़ार बताया जा रहा है। उसमें एक बरही और लोहार मिला करके जो जाति है उसकी भी संख्या 18 से 20 हज़ार बताया जा रहा है। सहनी जाति की संख्या वहाँ 5 से 6 हज़ार है। वहीं मुस्लिम जाति की संख्या 30 से 31 हज़ार और यादव जाति की संख्या 19 से 20 हज़ार बताया जा रहा है। उसमें दलित जाति की संख्या, दलित ऑल ओवर दलित जाति की संख्या लगभग 54 हज़ार बताया जा रहा है, जिसमें राम और पासवान जाति की संख्या अधिक है। जैसे बताया जा रहा है कि राम की संख्या करीब 21 हज़ार के आसपास है और पासवान जाति की संख्या करीब 18 हज़ार के पास है, जबकि माझी की संख्या लगभग 12 हज़ार और जो पासी जाति की संख्या है उनका संख्या लगभग 3 हज़ार के आसपास बताया जा रहा है। और भी कई जातियां हैं उसमें छोटी छोटी और अन्य हैं, कुल मिलाकर के 54 हज़ार जैसे बताया जा रहा है इन जाति को। और भी कई पिछड़ी और अति पिछड़ी अन्य जातियां हैं, उनकी भी संख्या 25 से 30 हज़ार है। और आपको बता दें कि जैसे हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बताए हैं कि एक तरह से कांग्रेस के लिए मतलब यह क्षेत्र, कांग्रेस शुरू में मात्र 3 बार कांग्रेस लगातार जीती है, उसके बाद बीच में 1980 में ही कांग्रेस जीती है, नहीं तो लगातार मतलब दूसरे दल जो समाजवादी दल जिसको बताया जाता है उनकी जीत हुई है और कांग्रेस वहाँ एक तरह से हाशिए पर रहा। 3-4 चुनाव के बाद माने तो कांग्रेस हाशिए पर रहा और जितने भी संभावित उम्मीदवार हैं उनकी चर्चा उन्होंने की ही है। और भी जो संभावित उम्मीदवार जो हम लोगों के सामने आया है, वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो चुनाव के समय अचानक आ जाते हैं, लेकिन अब तक जो क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं जो लोग हम लोगों को सामने दिखा है उसकी चर्चा उन्होंने किया है, जिसमें और विधायक के पुत्र के बारे में बताए हैं। जो युवा है विधायक के बीमार होने के कारण अपने पुत्र को वहाँ से स्थापित करना चाहते हैं और लगातार पुत्र के साथ वो भी क्षेत्र में जा रहे हैं, पुत्र भी क्षेत्र में जा रहे हैं। संजय पासवान जो बुलेट पासवान के लड़का है वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जदयू से अनिल राम के बारे में बताया ही गया है कि वे लगातार मतलब प्रमुख भी रहे हैं, 17 साल से जदयू में हैं और बहुत सारे काम उन्होंने किया है। फिर एक लोकल वहाँ के अशोक चौधरी है, उनके बारे में भी बताया गया है। सर बताए हैं कि समता पार्टी काल से ही जदयू के साथ है। अर्जुन राम जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, भाजपा से हैं, वो भी लगातार प्रयासरत करते रहे और करीब 2015 में 62 हज़ार के आसपास वोट भी उन्होंने लाया था। सचिन राम के बारे में बताया है कि कैसे नीचे से ऊपर उठ करके और वे अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और संघ से जुड़े हुए थे। उमेश राम भी करीब 3 चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से और पिछला चुनाव बहुत कम मतों से हारे थे। सुरेश चंचल जो राजनीतिक शिकार हुए थे, राजनीतिक शिकार इस मायने में जो 2010 में जब वो जदयू से चुनाव जीते तो उसके बाद लगभग 13-14 के आसपास जदयू मतलब नीतीश कुमार जी में और भाजपा के बीच अनबन शुरू हो गया। उसमें ये कहीं ना कहीं भाजपा के साथ हो गए, जिसके कारण जदयू से तो उपेक्षित रहे और भाजपा भी इनको उपेक्षित करके ही रखा, आश्वासन दे करके ही रखा। उस समय से हाशिए पर है। इस बार वे पहले जनसुराज में आए और फिर कांग्रेस में किसी आश्वासन पर आए हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उन्हें आगे किया जाएगा और वे चुनाव लड़ेंगे। लालबाबू राम जो पूर्व विधायक राजद के थे उनके बारे में बता ही दिए हैं और रेणु पासवान जो जनसुराज से हैं उनके बारे में भी चर्चा की। तो अब तक जो हम लोगों के पास जो नाम आया है ये नाम है और भी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये जो संभावित नाम हैं और उनका जो जातीय आंकड़ा है ये अभी सिर्फ संभावना ही है, हम किसी तरह की घोषणा नहीं कर रहे हैं। घोषणा अंत में पार्टी की तरफ से की जाएगी और उस आधार पर हम फिर से एक बार डिबेट रखेंगे और बताएंगे कि किस पार्टी के संभावित प्रत्याशी का क्या है रिस्पांस जनता के बीच में। इसके ऊपर हम बीच बीच में आपको
पब्लिक रिव्यू भी अपडेट कराते रहेंगे। एक बार फिर से वापस चलते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास, और ये जो जातीय आंकड़ा बताया गया है, इससे आपको क्या लगता है कि फाइनल रिजल्ट पे कैसा असर पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जो आपने जो रविंद्र बाबू ने जातीय आंकड़ा बताया है, और जो आप कैंडिडेट्स जो जीते हुए हैं उनको अगर एक सरसरी निगाह आपसे देखें तो आपको लगेगा कि जो पासवान समाज है सकरा निर्वाचन क्षेत्र का, उसका झुकाव जेडीयू के तरफ है, और ज़्यादा पासवान समाज के लोग जेडीयू से जीते हैं। लेकिन वहीं पर चर्मकार समाज जो है, जिनको रविदास भी हम लोग कहते हैं, अगर उनको आप देखें तो उनमें कांग्रेस से और आरजेडी से जीतते हैं। यानी अभी जो दो गठबंधन चल रहा है, महागठबंधन और एनडीए, तो एनडीए में पासवान जाति के लोगों का नेचुरली हो सकता है कि उसमें रामविलास पासवान या चिराग पासवान का भी रोल हो, तो वो एनडीए की ओर हैं, और जो राम हैं वो ये महागठबंधन की तरफ हैं। और इस बार भी कुछ उसी तरह की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। अगर जेडीयू ने सीटिंग गेटिंग के आधार पर अशोक चौधरी के पुत्र आदित्य चौधरी को टिकट दिया, तो नेचुरली वो पासी समाज से आएंगे, जिनका कोई वोट वहाँ पर नहीं है, न के बराबर का वोट है। तो नेचुरली फिर उनके साथ वो सारी जमात जो एनडीए की जमात होगी वो लग जाएगी, जिसमें कि जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा वोट वहाँ पर भूमिहार समाज का है, अकेले इकलौती जाति का। तो नेचुरली भूमिहार समाज जो है वो एनडीए की वोटर है, और वो जो है सो उसको इससे मतलब नहीं है कि वो पासी है और पासवान है और ये है, उसको जो भी एनडीए का कैंडिडेट होगा उसको वोट करेगी। तो नेचुरली, लेकिन आप अगर उधर आप देखें तो पासवान समाज अगर 21,000 के करीब में है, तो चर्मकार समाज भी 18-19 हज़ार के करीब में है। तो इस तरह से उसको भी जो कांग्रेस का उम्मीदवार या आरजेडी का जो उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से आवेगा, उसको भी कमज़ोर करके आंका नहीं जा सकता है, इसलिए कि उसके साथ भी जो महागठबंधन का वोट बैंक है वो उसके साथ रहेगा। और इसीलिए आपने देखा कि पिछले चुनाव में बहुत कम वोट से अशोक चौधरी चुनाव जीत पाए थे, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उमेश कुमार राम, वो बहुत कम वोट से हारे थे। इसलिए सकरा का चुनाव जो है वो बहुत ही रोचक चुनाव होने जा रहा है, और इसमें निश्चित रूप से महागठबंधन और जो एनडीए है उसके बीच में सीधी लड़ाई हमको देखने को मिलेगी। तो ये सकरा का जो विधानसभा चुनाव है आने वाला, ये काफ़ी रोमांचक होगा, और क्या होगा इसका फाइनल रिजल्ट ये देखने वाली बात होगी। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह का ये कहना है। एक बार एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए वापस चलते हैं रविंद्र कुमार सिंह जी के। अब देखिए, जहाँ तक जातीय गणित का सवाल है और सकरा का सवाल है, तो मतलब हर जाति के लोग लगभग अभी पार्टियों के बीच बटे हुए हैं, पार्टी जातियों के बीच और जाति पार्टियों के बीच। उसमें जैसे देखते हैं तो एनडीए का कोर वोट बैंक जो बताया जाता है, जो अपर क्लास के लोग होते हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, लाला हैं, और इधर जो नीतीश जी साथ हैं तो कुशवाहा कुर्मी जाति के लोग भी हैं, बैस जाति के लोग भी मतलब एनडीए के साथ हैं, सहनी भी आ जाते हैं, और भी अति पिछड़े जो कई जातियां हैं वो लोग भी एनडीए की तरफ आ जाते हैं। उस स्थिति में वोट बैंक का हिसाब वहाँ देखें तो एनडीए का पलड़ा बहुत ही भारी दिख रहा है। अब जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने बताया कि राजद को भी कम नहीं आंका जा सकता है। तो उसमें एक चीज़ हमको जो देखने को मिल रहा है, जैसे अशोक चौधरी मतलब कांटी से वहाँ गए थे सकरा, तो हो सकता है दलित समाज के लोगों में मतलब कुछ असंतुष्टि के कारण वो बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो देखे होंगे वहाँ के दलित समाज की वोट जो हम यहाँ से पहले से राजनीति में हैं, सक्रिय हैं, फिर ये बाहर से आ करके यहाँ स्थापित होना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है दलित समाज के लोगों ने ही उनका विरोध किया हो, जिसके कारण वो कम वोटों के आंकड़ा से जीते हों। वैसे जो वोटों का आंकड़ा दिख रहा है उसमें पक्ष मजबूत एनडीए के तरफ दिख रहा है। और जैसे महागठबंधन के साथ मुस्लिम यादव का समीकरण तो आप जानते ही हैं कि उनके साथ अटूट समीकरण है,
और उसमें प्लस राम जाति का बड़ा हिस्सा चला जाता है। राम जाति का ऐसा हिस्सा नहीं जो राम जाति के लोग एनडीए में नहीं जाते हैं, लेकिन अधिकांश वोट जो उनको कई चुनावों से हम लोग देखते आए हैं तो उसका बड़ा हिस्सा चला जाता है महागठबंधन के साथ। तो उस स्थिति में और भी जाति के लोग टूटते हैं। इधर आप क्या कहें, क्षेत्रीय गांव के हिसाब से होता है, जहां जिस गांव में जिस जाति की संख्या है उसमें अगर छोटे छोटे और भी कम संख्या वाले जाति के लोग हैं तो उसके विपरीत चल जाते हैं। इस तरह से वोट इधर से उधर पार्टियों में होता रहता है, लेकिन जो आंकड़ा है उस हिसाब से मजबूत पक्ष एनडीए का देखा जाता है। लेकिन राजद का भी वोट बैंक जो ठोस है उसमें अगर वह किसी अन्य वोट में सेंधमारी करता है तो उस स्थिति में राजद भी तगड़ा लड़ाई वहाँ दे सकता है। तो ये थी अभी तक की बातें जो सकरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र के अंदर आता है, विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है ये, और इसमें क्या क्या हो सकती है संभावनाएं, कौन कौन है प्रत्याशी, इनके बारे में आपने जाना। इसी तरह से हम और भी क्षेत्र जो है कवर करते रहेंगे। जैसे हमने सीतामढ़ी क्षेत्र के बिलसन के बारे में भी कवर किया था कि वहाँ पे कौन कौन है संभावित प्रत्याशी। इसी तरह से आसपास के और भी पूरे बिहार का हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे आपके सामने जो है ये जो तमाम आंकड़े आपके सामने लेते आएँ। जिस भी क्षेत्र को हम कवर करने वाले होते हैं उसके बारे में एक दिन पहले हम फेसबुक पर उसका अपडेट डालते हैं, साथ में नंबर डाला रहता है, जिसमें अगर आपके क्षेत्र की बारी हो और आप अगर किसी से परिचित हों जो कि आगामी चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं या संभावित प्रत्याशी हैं, तो आप उनकी जानकारी उस फ़ोन नंबर के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। सकरा के बारे में अभी जो भी जानकारी हमने प्रस्तुत की, और हम हमारे मेहमानों को देते हैं अभी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और तमाम जानकारियां दी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब यहीं पर करते हैं समाप्त। धन्यवाद।